हाँ जी, गुड इवनिंग। आई बिलीव ऐसे की वर्कबुक होगी आप सभी के पास, ठीक है। एनीवे विल कम टू द वर्कबुक। लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द कोर्स ऑफ द एसे ऑल्सो। कोर्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा है जी, जो ऐसे में आपको समझने में चीज़ों को मदद करेगा। वी आर इन अक्टूबर राइट नाउ। हम लोग ऐसे के कोर्स को चलाएंगे ऑलमोस्ट फरवरी तक। 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें सीखने हैं और जिन पे हमें मेहनत करनी है। पहला कंपोनेंट होता है ऐसे इंटरप्रिटेशन। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको एक लूज A4 शीट पे लिख के आप अपने वर्कबुक के फर्स्ट पेज पे चिपका लीजिएगा उसको एंड में। ऐसे इंटरप्रिटेशन करने के बाद आता है ऐसे फ्रेमिंग। ऐसे फ्रेमिंग के बाद आता है तीसरा ऐसे कंटेंट। और चौथा आता है जी ऐसे प्रैक्टिस। हमारा उद्देश्य रहेगा ये चारों चीज़ें करने का। दिस इज हाउ वी विल ऑल्सो गो फॉर। अब ये चार कंपोनेंट्स जिसने मास्टर कर लिए उसको ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे इंटरप्रिटेशन यानी कि टॉपिक जो होता है उसको समझना और उसको इंटरप्रेट करके एक राइट डायरेक्शन और दिशा देना। फिर ऐसे आता है ऐसे फ्रेमिंग। ऐसे फ्रेमिंग का मतलब होता है कि हम ऐसे को लिखते कैसे हैं, उसका जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है जिसको हम कहते हैं। जैसे आंसर राइटिंग में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, हुक, ग्लाइडर, वो सब चीज़ें, तो वो ऐसे का जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है उसको फ्रेमिंग कहते हैं। फिर आता है कि ऐसे टॉपिक्स के लिए जो टॉपिक वाइज कंटेंट होता है वो कैसे करना है, कहाँ से करना है और आगे कैसे बिल्ड करना है, उन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और फिर आता है लास्टली जी ऐसे प्रैक्टिस। तो ऐसे प्रैक्टिस को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। वन होगा जो मैं आपके साथ इन क्लास करूंगा और दूसरा होगा जो मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो एक तो इन क्लास, जैसे आंसर राइटिंग की क्लास में हम लोग जब बैठते हैं, 4 महीने हो गए, आप सभी को पता है, डोंट नीड टू एक्सप्लेन। हम क्लास में मैं आपके साथ आंसर लिखता हूँ और उसी तरीके से यहाँ पर हम हिस्से भी लिखेंगे और आगे जाकर होमवर्क भी करेंगे जो आपको दूंगा, फिर आप करोगे, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। अब अक्टूबर में इस मंथ हमारा टारगेट है ऐसे इंटरप्रिटेशन को करना। नवंबर में हमारा टारगेट है कि हम आएंगे ऐसे फ्रेमिंग पे। दिसंबर में हम आएंगे कंटेंट पे। जनवरी में हम आएंगे ऐसे प्रैक्टिस विद मी लाइव इन द क्लास। फरवरी में हम आएंगे ऐसे होमवर्क प्रैक्टिस लाइव डिस्कशन। कोर्स को डिलिबरेटली चाहता मैं तो इसको स्टार्ट कर लेता अगस्त में, पर मैंने नहीं किया, इसको अक्टूबर में इसलिए रखा बिकॉज ये सबसे क्रूशल, अगर आप बोलोगे ना तो मैं आपको बताऊं, ये पार्ट है ऐसे कंटेंट। ये जो दिसंबर में आ रहा है ना, ये हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मंथ है। क्योंकि दिसंबर तक क्या होता है कि मेजोरिटी बच्चों का मेंस का प्रिपरेशन सब्सटेंशियल हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे उसको कंप्लीट कर लेते हैं, इतना आज की डेट में एस्पिरेंट सीरियसली काम नहीं करते, बट सब्सटेंशियल मेंस का पोर्शन दिसंबर तक खत्म हो जाता है। तो एटलीस्ट आपके पास एक जीएस को लेके कम से कम एक ब्रॉड आइडिया होता है जिसके बेस को बनाकर हम कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं। पर हम ये चीज़ देखेंगे कि जीएस का कंटेंट कहीं यूज़ नहीं होगा। दैट कंटेंट कैन ओनली एक्ट एज अ बेस, यानी कि आप जीएस के कंटेंट को सिर्फ एक डोरवे लेके चलिए। डोरवे का मतलब है कि वो एक दरवाजा है जो खुलेगा और उसके बाद चलना आपने एक नए रास्ते पे है, तो वो कंटेंट बिल्डिंग अलग है। तो जो ऐसे कंटेंट बिल्डिंग होती है ना, वो हम अलग तरीके से करेंगे एंड आई विल हेल्प यू आउट इन द क्लास। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, दैट्स माय जॉब एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स, वी विल डू दैट।
ठीक है जी, पहली चीज तो बेटा। फिर ये तो देखो मैं आपको रगड़ के करवाऊंगा क्लास में, और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जहां तक पॉसिबल हो पाए जनवरी में, अभी तो जितना जिसको जो रिकॉर्डेड सेशन भी करना चाहते हैं वो करें, आई लीव इट अप टू योर लिबर्टी, बट एज फार एज पॉसिबल जनवरी वाले सेशंस को प्लीज लाइव कीजिएगा, ताकि वो जनवरी वाले सेशंस जो हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे, क्योंकि जब हम लाइव करेंगे क्लास में लिखेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा, एंड यू नो आई गिव दी शेड्यूल इन एडवांस, तो आपको कोई प्री प्लानिंग करने में इशू नहीं होगा। कोई वर्किंग एस्पिरेंट्स वगैरह होंगे तो वील एडजस्ट इट एज पर देम, वील कीप दी क्लासेज ऑन वीकेंड ऑल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट मैं चाहता हूँ कि मेजोरिटी जो लोग हैं वो इसको लाइव करें, और फेब्रवरी वाले तो फिर दे आर अप टू यू। ठीक है जी, तो दिस इज ब्रॉड आउटलाइन बेटा, दिस इज हाउ वी विल गो। नाउ लेट्स कम टू योर वर्कबुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर कि व्हाट इज द एसे पेपर ऑल अबाउट। तो एक ब्रॉड ओवरव्यू ये है बेटा एसे पेपर का, कि दिस पेपर इज अबाउट हाउ यू थिंक। इस पेपर में यूपीएससी इज नॉट टेस्टिंग योर फैक्ट्स, इट इज नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। इससे जो है बेटा, अगर एक शब्द में बोला जाए तो इट इज अ टेस्ट ऑफ योर थिंकिंग कैपेबिलिटी। और ये क्योंकि एक थिंकिंग कैपेबिलिटी का टेस्ट है ना, तो इस रीजन से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि दिस थिंकिंग कैपेसिटी कैन बी बिल्ट। ये थिंकिंग कैपेसिटी को हम बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इंटरवेंशन हो सकता है, क्योंकि देखो ये जो फैक्ट्स और नॉलेज होती है, इस फैक्ट्स और नॉलेज की तो मेमोराइजेशन करने की आवश्यकता है। आप मेमोराइज करोगे तो आप लिख पाओगे, बट यहाँ पर क्या है कि आपको सोचने की क्षमता चाहिए, तो उसके लिए हमें मेंटल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, दैट वी विल डू इन दिस कोर्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज द कोर ऑफ द एसे पेपर। तो बेटा अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो कोर एसे पेपर का जो है वो ये है: मेंटल कैपेसिटी टेस्ट, अबिलिटी टू एक्सप्रेस का टेस्ट, और तीसरा है सर ओरिजिनलिटी का टेस्ट। ओरिजिनलिटी का टेस्ट, एसे के पेपर को मैं जनरली बहुत, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि बाकी लोग मुझसे डिसएग्री भी करें, और हो सकता है कुछ लोग इससे अलग भी हों और अलग भी इससे बेसिकली करें, मतलब मेरे पॉइंट से जो मैं चौथा पॉइंट बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि दिस पेपर ऑल्सो हैज़ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू फॉर दैट मैटर योर एथिक्स पेपर। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, उसका रीज़न मैं ये कह रहा हूँ कि वाई इट हैज़ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू योर एथिक्स पेपर इज़ कि जब आप अपनी एथिक्स के पेपर में जो मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ाते हो, और खास करके यहाँ जो मैं शक्लें देख पा रहा हूँ बच्चों की जो लाइव बैठे हैं, एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम द एथिक्स क्लास ऑल्सो, एंड दे विल अंडरस्टैंड मैं जो बोल रहा हूँ ये पॉइंट, कि जब आप केस स्टडी में वो प्रिंसिपल्स और क्लास के अंदर जो थिंकर्स थ्योरीज प्रिंसिपल्स एथिक्स के हम अप्लाई करते हैं, और जब आप उनको अप्लाई करके वो सोल्यूशन लाते हो, तो वो जो मेंटल कैपेसिटी की ट्रेनिंग वहाँ होती है ना बेटा, उसका सिर्फ 2x ऐसे है, अगर मैं बोलूँ तो पेपर के परस्पेक्टिव से। आप फर्क समझ रहे हो मेरा। तो व्हाट वी लर्न इन एथिक्स, उसका 2x इज व्हाट द एसे पेपर इज ऑल अबाउट, सो यू जस्ट हैव टू एलिवेट योर मेंटल कैपेबिलिटी की ट्रेनिंग देयर, क्योंकि आप लोग को जो एथिक्स का पुश मिला हुआ है उससे आपको यहाँ पर भी चीज़ें दिक्कत नहीं आएंगी। अब आता है सबसे बड़ी चीज़ कि भाई व्हाट इज नॉट एसे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बाद मैंने एक सेपरेट सेगमेंट भी छोटा सा रखा है मिथ को लेकर। एसे इज नॉट अबाउट गुड लैंग्वेज। ये लोगों को एक मिसकंसेप्शन रहता है कि एसे के पेपर में हमें बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लैरिटी ऑफ थॉट इज व्हाट मैटर्स हियर। इट एसे इज नॉट अबाउट
पावरफुल कोटेशंस। ये एक प्रॉब्लम और रहती है लोगों को लेकर कि नहीं, पावरफुल कोटेशन है, उनको रट लो, वो कोट्स रट रट के हम ऐसे में कहीं पर भी डालेंगे। जब आप टॉपिक को ही नहीं समझ सकते, इन द सेंस कि आपको पता ही नहीं है कि यूपीएससी टॉपिक क्या देगा, तो आप किस बेसिस पे कोटेशंस रट के जा रहे हो। इट इज नॉट अबाउट लिटरेरी स्किल्स। और ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ लिटरेरी स्किल्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा तख्ता भी है मार्केट में जो आपको कहता है कि हम अपने लिटरेचर के समय के पढ़ाए हुए स्किल्स को जो है बच्चों को सिखाएंगे इससे लिखने के लिए। ये चीज़ एब्सोल्युटली गलत है सर। यूपीएससी का इससे कोई लिटरेचर की स्किल नहीं मांग रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, इट इज डेफिनेटली नॉट एमबीए स्किल्स ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया कि एक लिटरेचर स्किल का पार्ट होता है कि लोगों को लगता है कि लिटरेचर की स्किल हम एसए में सिखाएंगे, जो कि एक गलत अप्रोच है। उसी तरीके से एमबीए के स्किल और एमबीए के जो एसेज होते हैं ना, जैसे जीमैट है, एक एग्जाम आपने सुना होगा, जीमैट जो एग्जाम होता है उसमें आपको पता है एसए लिखवाया जाता है। तो आज की डेट में मैंने कई टीचर देखे हैं मार्केट में, इनफैक्ट जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था तो वहां पर भी जो एक टीचर एसए पढ़ाते थे उनका भी मैंने अप्रोच यही देखा था कि वो क्या करते थे कि जीमैट के एसए का स्किल पकड़ के यहाँ पर पढ़ा देते थे। और उसमें वो कहते थे कि थीसिस स्टेटमेंट लिखो। आपने अगर अपने यूपीएससी के ऐसे में ये सब नौटंकीबाजी करी, थीसिस स्टेटमेंट एंड ऑल दैट बुलशिट, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ पर। बिकॉज दिस इज नॉट अ एमबीए ऐसे, दिस इज नॉट अ लिटरेचर ऐसे, दिस इज अ यूपीएससी ऐसे विच हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। So please respect that different individual identity of the UPSC essay and we will learn what to do here. तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब सवाल उठता है कि देन व्हाट इज एसे, आइडेंटिटी क्या है फिर इस एसे की। इस एसे की आइडेंटिटी है क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑन इंडिविजुअल एंड नेशनल इश्यूज। आपको मैं दिखाऊंगा और आप ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 डेज भी क्लासेस में ये चीज़ समझोगे कि एसए के अंदर जितने भी टॉपिक्स अभी तक यूपीएससी ने दिए हैं, वो यूपीएससी के टॉपिक्स में दो ही चीज़ों के ऊपर खास थरस्त रहता है कि डू यू हैव दैट इंडिविजुअल लेवल ऑफ क्लैरिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द इशू, एंड आर यू एबल टू अप्लाई दैट इंडिविजुअल interpretation of your personal self to solve a national problem in the country. Are you understanding what I'm trying to say? तो जो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं और जो इंडिविजुअल आपके अंदर के खुद के इश्यूज हैं, उन दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो यूपीएससी आपसे समझना चाहता है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर यूपीएससी चाहता है आपसे ability to express with crystal clear thinking। इसी रीजन से पूरी क्लास के दौरान और पूरे इस हिस्से के कोर्स में जितनी भी क्लासें होंगी, मैं आपको कभी कुछ रटने को नहीं कहूंगा। माई ओनली सोल फोकस विल बी टू डेवलप योर एबिलिटी टू थिंक, और वो आप कल से ही शुरू कर दोगे, आप देख लेना उसको। ये आपकी एबिलिटी टू थिंक कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी चीज, एक्सप्रेस इन सिंपल लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यूपीएससी के जो एसेज हैं, अगर आप उनका एनालिसिस करो पीवाईक्यू का, तो दीज आर द 3 पॉइंट्स वी कैन क्लियरली इन्फर फ्रॉम दोज एसेज विच कॉन्स्टिट्यूट द आइडेंटिटी ऑफ यूपीएससी एसे। और ये आइडेंटिटी से आपको क्लियर होना चाहिए कि दिस इज नाइदर अ लिटरेरी piece of work that you are trying to provide nor a MBA essay that you are trying to write। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। सिलेबस ऑफ एसए की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे वर्कबुक में आपके जो लिखा है, यूपीएससी ने पर से कोई सिलेबस नहीं दिया है, उसने सिलेबस के नाम पर ये चीज बोली है कि 2 एसेज विल बी आस्क्ड। उसने दूसरी चीज ये बोली है कि वो 250 मार्क्स का होगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 एसेज जो आते हैं वो 125 मार्क्स ईच होते हैं ऑलमोस्ट। 1200 to 1250 वर्ड्स। आपको आंसर राइटिंग की क्लास में भी याद होगा, मैंने आपको एक सिंपल सी चीज, एक फॉर्मूला दिया था 4 महीने पहले, कि जब भी यूपीएससी आपको मार्क्स दे दे
क्वेश्चन को लेकर, और मार्क्स के साथ वो मान लो कि वर्ड लिमिट ना लिखे, वर्ड लिमिट वो भूल जाए लिखना या डिलिबरेटली अवॉइड करे, तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? वो होता है मार्क्स इंटू 10। मार्क्स इंटू 10। तो यहाँ पर क्योंकि लगभग 125 नंबर का एक ऐसे होता है, तो हम 1200 से 1250 का एक एवरेज लेके चलते हैं। आप समझ रहे हो जी? सो बेसिकली इन 3 आवर्स यू हैव टू राइट ऑलमोस्ट 2500 वर्ड्स। दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस बेटा। और ये हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है इसमें घबराने का। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी चीज आती है आगे, अगर हम बात करें, एसए पीवाईक्यू आउटलाइन आपके वर्कबुक में लिखा होगा ऊपर, आप देखेंगे ध्यान से। उस थीम पे अगर हम आए तो यहाँ पर इशू क्या है? इशू ये है कि एनालिसिस ऑफ एसे फ्रॉम 2013 टू 25। हमें ये पीरियड पकड़ के चलना है ब्रॉडली, बिकॉज ये शिफ्ट यहाँ पर आया था। ये हमें बताता है कि देर आर 3 डिफरेंट केसेस ऑफ एसेस। यहाँ पर ना मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ बेटा। 1979 टू 2025 एसेज जो हैं, ये हमें आने चाहिए 1979 से 2025। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2013 टू 2025 ये हाई प्रायोरिटी होता है। ये हाई प्रायोरिटी क्यों होता है? उसका रीजन बताता हूँ। जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बोला कि 2013 में एक शिफ्ट आया था, 2 टॉपिक्स वाला। पहले 1 टॉपिक होता था, अभी 2 टॉपिक्स हो गए। और उससे थोड़ा सा नेचर ऑफ ऐसे में भी बदलाव देखने को मिला है। बट हमें एक चीज ये याद रखनी है कि 2013 से लेके आज तक अगर हम एसेज को चेक करें, जो एसे के पेपर्स इन्होंने दिए हैं, उसमें 3 केसेस ऑफ एसेज है। 3 केसेस मीन्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज है। अब वो क्या है, एक एक करके देखते हैं। केस 1, इनको कहते हैं हम वैल्यू बेस्ड एसेज। मार्केट में आप ये वैल्यू बेस्ड एसेज के ना अलग अलग नाम भी सुनोगे। कुछ लोग कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट एसे होता है, कुछ लोग कहते हैं ये फिलोसॉफिकल एसे भी होता है। पर ये जो 2 शब्द है ना, एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल, हम ये यूज इसलिए नहीं करते बिकॉज ये लिटरेचर से उठाए हुए शब्द हैं। तो अपने दिमाग में आप भी क्लैरिटी रखो कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करी थी कि यूपीएससी के चेयरमैन ने दूरदर्शन को एक इंटरव्यू दिया था। सुना था आपने वो? नहीं, जिन्होंने सुना ना, आज सुनना क्लास के बाद जाके। यूपीएससी के चेयरमैन ने जो इंटरव्यू दिया था, वो इंडिया का प्रोबेबली पहली बार यूपीएससी की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव था जब चेयरमैन ने आकर पब्लिक लेवल पर इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में चेयरमैन ने एक वो बात बोली जो मैं 2013 से बात बोल रहा हूँ मार्केट में। और चेयरमैन ने वो बात बोली क्योंकि एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया, वो लेडी एंकर जो थी, कि सर ये सी सैट पेपर क्या है, और सी सैट पेपर को लेके लोग परेशान है। तो सबसे पहले उन्होंने क्लैरिफाई किया कि देर इज नथिंग कॉल्ड सी सैट, इट इज कॉल्ड जीएस पेपर 2। आप ये पॉइंट उनका नोट करना, ही हैज वेरी कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट, और उसकी क्लिप्स बन के वायरल हुई हैं। बिकॉज दिस टर्म कॉल्ड सी सैट वॉज कॉइंड बाय अ कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर इन ओल्ड राजेंद्र नगर इन दिल्ली इन 2013 when the paper was introduced, एंड तब से वो टर्म फैशनेबल हो गया था। जबकि यूपीएससी, मैं इसको अपने पासपोर्ट टू लबासना 2021, पासपोर्ट टू लबासना 2023 और लाल किताब 2025 तीनों किताबों में हाईलाइट कर चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है जीएस पेपर 2। सेम वे बेटा ये चीज भी यहाँ याद रखो, देर इज नथिंग कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट ऐसे और फिलोसॉफिकल ऐसे, ये लिटरेचर वर्ड्स हैं। अपने दिमाग से ये गंद निकाल दो। यूपीएससी essay has its own identity. These essays are number one called value based essays. ये चीज के बारे में क्लियर रहना पहले तो। आपका कोई कॉम्पिटिटर, आपका दोस्त बोल रहा है ना यार फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं, उसको ठीक नहीं करना है आपने।
वो फिलोसॉफिकल ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है, उसको करने दो। चाइनीज थिंकर थे सुनजू सर, सबने सुना है सुनजू। सुनजू बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर थे। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलते थे कि वेन एवर योर एडवर्सरी इज मेकिंग अ मिस्टेक और एन एरर, नेवर पॉइंट इट आउट टू हिम। आप यहाँ पर समाज सेवा नहीं करने बैठे हो। अगर उसके दिमाग में उसके कोचिंग वाले ने फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्ट भर रखा है, भरने दो। आप अपना यूपीएससी के बेसिस पे जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर रखो, वैल्यू बेस्ड एसे। पहली बात। अब व्हाट आर दीज वैल्यू बेस्ड एसेस? ये जो वैल्यू बेस्ड एसेस होते हैं ना बेटा, ये एसेस एक ऐसे एसेस होते हैं, पहली चीज, दैट टेस्ट योर अबिलिटी टू एक्सप्रेस एन आइडिया इन डेप्थ। इसको कहते हैं एक सिंपल बेटर इंग्लिश में अबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। कि क्या आप एक आइडिया को एक्सप्लोर करके डेप्थ में एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यूपीएससी आपको यहाँ पर इस प्रकार की चीजें पूछता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कि अगर मैं एक पीवाईक्यू का उदाहरण लूं, तो यूपीएससी ने पीवाईक्यू दिया था कि जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये अभी हाल ही में आया हुआ पीवाईक्यू है। जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, दिस इज कॉल्ड एज अ वैल्यू बेस्ड एसे। अच्छा, अब देखो ये लोगों को देखने में बड़ा टफ लगता है। लोगों को लगता है कि यार ये कैसे लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ सर। आप 4 महीने के बाद, इस कोर्स के बाद, सबसे पहला अगर कोई ऐसे लिखोगे तो वो वैल्यू बेस्ड ऐसे लिखोगे। आप सिंपल चीज देखो, इस ऐसे में क्या लिखा हुआ है? जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो अगर मैं ये वर्ड बोलूं इज, और बोलूं कि इज यहाँ पर एक कनेक्टर वर्ड है, तो ये कनेक्टर वर्ड समझोगे? सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है जॉय को सिंपलेस्ट फॉर्म और ग्रेटिट्यूड से। ये चीज समझ आई आपको? इस कनेक्टर वर्ड को हटा दो, क्या बचा? अब कनेक्टर वर्ड हटाने के बाद जॉय इज इक्वल टू सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू ग्रेटिट्यूड, ये बचा। इसको इंटरप्रेट करो। यहाँ पर वर्ड जॉय का क्या मतलब है सर? जॉय का मतलब है हैप्पीनेस। खुशी होती है जॉय का मतलब, हैप्पीनेस होता है जॉय का मतलब। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है यहाँ पर? प्योरेस्ट इजीएस्ट फॉर्म। ये चीज समझ आ गई आपको? प्योरेस्ट फॉर्म, इजीएस्ट फॉर्म। ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब होता है सर? हम जब किसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं, बीइंग थैंकफुल होता है उसका मतलब, अगर मैं बोलूँ तो। ये बात पे सब अलाइंड है मेरे साथ? बीइंग थैंकफुल होता है ग्रेटिट्यूड का मतलब। ऐसे का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? हैप्पीनेस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बीइंग थैंकफुल। ऐसे का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हैप्पीनेस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बीइंग थैंकफुल। थोड़ा सा सोचो। ऐसे कह रहा है कि व्हेन यू आर हैप्पी, यू आर थैंकफुल। व्हेन यू आर हैप्पी, यू आर थैंकफुल। एंड यू कैन बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन। यू कैन बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन। अपने इंडिविजुअल लाइफ में याद करो, इंट्रोस्पेक्ट करके सोचो 1 मिनट के लिए। आप छोटे चाइल्ड थे, बाहर बारिश हुई, आप एकदम डांस करने लग गए। बच्चा करता है ना, बारिश को देख के एकदम नाचने लग जाता है। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, जॉय, हैप्पीनेस। चीज समझ आ रही है? छोटी छोटी चीजें लाइफ की जो आपको मजबूर करती हैं टू बिकम थैंकफुल, नॉट बाय फोर्स, बट समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन। आप बीच पे गए, इवनिंग में बैठे थे, मस्त सा सनसेट देखा, मजा आ गया, खुशी मिल गई। ये क्या था जी? बीइंग हैप्पी, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। ये पॉइंट समझ आया? ये तो सबने देखा होगा कभी ना कभी। ये बीइंग हैप्पी टू डिस्प्ले दैट ग्रेटिट्यूड, ये जो आपका पर्सनल इंडिविजुअल लेवल का एग्जांपल है ना बेटा, जिस दिन आपने इस पॉइंट को क्रैक कर लिया, आपने इससे क्रैक कर लिया,
क्योंकि यहाँ पर इस पूरे एस्से में मैंने आपके सामने क्या किया, मैंने टॉपिक पकड़ा, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करके मैंने वर्ड्स को इंटरप्रेट किया आपके सामने, इंटरप्रेट करके मैसेज समझने की कोशिश करी। ये तीन चीजें अभी तक मैंने करी। मैंने ब्रेक डाउन किया, जॉय इज इक्वल टू सिंपलेस्ट फॉर्म इज इक्वल टू ग्रेटिट्यूड। मैंने उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया कि जॉय का मतलब हैप्पीनेस, सिंपलेस्ट का मतलब इजी, ग्रेटिट्यूड का मतलब थैंकफुल। फिर मैंने उस मैसेज को कनेक्ट करने की कोशिश करी कि व्हेन यू आर हैप्पी यू आर थैंकफुल। और ये यू व्हेन यू आर हैप्पी यू आर थैंकफुल का मैंने एक इंडिविजुअल लेवल का एग्जांपल निकाल लिया कि या तो आप बचपन में ऐसे करते थे या बड़े होकर ऐसे करते थे। आप कोई भी एग्जांपल ले लो यार लाइफ का, कोई भी एग्जांपल ले लो। अभी दीपावली आ रही है, कुछ लोगों को दीपावली पे अच्छे से तैयार होके नए कपड़े पहन के एक सेंस ऑफ खुशी मिलती है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। फॉर देम एवरी फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड दे में डिस्प्ले, एंड फॉर एवरी पर्सन द हैप्पीनेस दे में शो इज डिफरेंट। ये चीज तो आप मान रहे हो, सबकी पर्सनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होती है। तो इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ना कुछ तो आपको हैप्पी शो करेगा जिससे आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे। जब आपने ये चीज कर ली ना बेटा, जब आपने ब्रेक डाउन कर लिया, आपने टॉपिक को इंटरप्रेट कर लिया, आपने उसका मैसेज निकाल लिया, इसके बाद आपको एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई का क्या मतलब है जी? आपने इसको इंडिविजुअल लेवल पे लेके जाना है, ये एग्जाम्पल्स देने हैं। सोशल लेवल पर लेके जाना है, यहाँ एग्जाम्पल्स देने हैं। नेशनल लेवल पर लेके जाना है, ये एग्जाम्पल्स देने हैं। इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना है, एग्जाम्पल्स देने हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर लेके जाना है, ये एग्जाम्पल देने हैं। चीज समझ आई आपको? आज आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी ने सुबह एक न्यूज आइटम देखा होगा, सुबह से न्यूज में चल रहा है, मे बी आज नहीं देखा कल देखोगे। ट्रम्प इसराइल गया, इसराइल की पार्लियामेंट में उसने स्पीच दी, और पार्लियामेंट के स्पीच में उस दौरान नेतन्याहू जो है उसके आंखों में आंसू आ गए। इंटरनेशनल जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। His gratitude was towards Donald Trump that he solved the problem of Israel Gaza. Hostages were released. समझ आया? अब बताओ ये टॉपिक टफ था या इजी था? सारा गेम क्या है बेटा इसका? ये इंटरप्रेट राइटली कर लिया तो ये तो फॉर्मूला है एम्पलीफाई। इससे टफ नहीं है बेटा, तरीका आना चाहिए। तो ये है केस वन आपका, वैल्यू बेस्ड एसेस। ये यूपीएससी आपसे पूछता है क्लास में। अगले 3 दिन के अंदर अंदर आप देखना बेटा, इस चीज को लेके आप माहिर हो जाओगे इंटरप्रिटेशन में, चैंप बन जाओगे। केस नंबर 2, नेक्स्ट पार्ट जो है, केस नंबर 2 होता है बेटा इशू बेस्ड एसेस। इशू बेस्ड एसेस क्या होते हैं सर? दे आर बेसिकली रिलेटेड टू गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, जेंडर, इन्वायरमेंट, जेंडर, इकोनॉमी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूपीएससी जो आपको टॉपिक देता है ना, वो कोई स्पेसिफिक इशू के ऊपर होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक पीवाईक्यू। जो बात करेंगे सिर्फ पीवाईक्यू की करेंगे। पीवाईक्यू यहाँ पर है हमारा, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ? ये आया है बेटा अभी 2017 में ऐसे, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। ये क्या है? इकोनॉमी का एक इशू बेस्ड ऐसे है। एक इकोनॉमी के इशू के ऊपर उन्होंने एक ऐसे आपसे पूछा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, जो हम देखेंगे कि बच्चे इस ऐसे को देखकर इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन और कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म को जोड़ के लिखते हैं। उसको कहते हैं जीएस डंपिंग। वो नहीं करनी।
इस एसे में एक फ्लो होगा जो हम समझेंगे एसे फ्रेमिंग के टाइम पे कि इसको फ्रेम कैसे करना है, और फिर कंटेंट को फिल्टर करके यूज करेंगे। तो ये चीज याद रखना। केस 3, मिक्स्ड कोट एसेज। ये क्या होते हैं बेटा मिक्स्ड कोट एसेज? ये ऐसे एसेज होते हैं सर दैट बिगिन विद अ कोट, लीड टू एन इशू। तो ये कोटेशन टाइप से स्टार्ट होते हैं, पर ये इवेंचुअली मर्ज कर जाते हैं आते आते एंड में एक इशू के ऊपर। एग्जाम्पल पी वाई क्यू है। अ गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। अ गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। अब ये जो लास्ट के 3 वर्ड है ना, गाइडेड बाय नॉलेज, ये हो गया इशू बेस्ड। और ये जो फर्स्ट पार्ट था इसका, ये हो गया एक प्रकार का हमारा वैल्यू बेस्ड। तो ये मिक्स्ड कोट एसेस होते हैं हमारे वैल्यू प्लस इशू बेस्ड एसेस, फर्स्ट टू कैटेगरीज का ब्लेंड। समझ रहे हो आप? अब ये देखो, अ गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। गुड लाइफ का क्या मतलब होता है जी? हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ। इसके बाद इंस्पायर्ड बाय लव यहाँ पर वर्ड है। इंस्पायर्ड बाय लव का क्या मतलब होता है सर? कि कोई भी लाइफ में हम एक्शन ले रहे हैं दैट इज इंस्पायर्ड बाय काइंडनेस, बेस्ड ऑन काइंडनेस, गाइडेड बाय नॉलेज। मीन्स path is shown by education, wisdom। ये चीज समझ आई? हमने वर्ड्स तोड़ दिए, इंटरप्रेट भी कर लिए। मैसेज क्या है जी? कि एक गुड लाइफ के लिए आपको सिर्फ काइंडनेस की आवश्यकता नहीं है सर, काइंडनेस के साथ साथ सर योर माइंड ऑल्सो मस्ट हैव द राइट नॉलेज। पॉइंट समझ आया ये आपको? एक गुड लाइफ जो है उसका लिटरल मीनिंग क्या है? कि आपको सिर्फ जीवन में काइंड नहीं होना, बल्कि आपको काइंड होने के साथ साथ राइट नॉलेज होने की भी आवश्यकता है। तो काइंडनेस आती है नॉलेज से, और नॉलेज देती है काइंडनेस। इस रिलेशनशिप को पूरे ऐसे में एक्सप्लोर करना, खत्म। इसमें इंडिविजुअल लेवल, पर्सनल लेवल, नेशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, इंटरनेशनल लेवल, इसके एग्जांपल्स देने हैं। अब ये क्या टफ है? आज फिर बोल रहा हूँ आपको, आप 4 महीने इस कोर्स को ढंग से करो। ये जो वैल्यू बेस्ड एसेज है ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट इन वैल्यू बेस्ड एसेज को छोड़ता है। और वो छोड़ता है इसलिए क्योंकि उसको पल्ले नहीं पड़ते। पल्ले इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि उसको आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं आती। और आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं आने की वजह से आप इन वैल्यू बेस्ड एसेस को कभी मैनेज नहीं कर पाओगे। ये चीज समझ आई आपको? कि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर बेटा इससे। ये चीज आपको क्लियर दिख रही है इधर? अब देखो जी, मार्क्स का स्पेक्ट्रम देखो क्या होता है फिर। केस 1 में जीएस लिस्टिंग करते हैं लोग। ये स्टूडेंट्स वो होते हैं सर जो एसए इज इक्वल टू जीएस समझते हैं। उनको लगता है कि एसए और जीएस में कोई फर्क नहीं।
तो वो हर एक ऐसे के टॉपिक में जीएस के फैक्ट्स को और नॉलेज को लिस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि कई कोचिंग वाले आपका मदद भी करते हैं। वो कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको इन जीएस फैक्ट्स की टॉपिक वाइज लिस्ट भी देते हैं। और मैंने तो देखा है वो लिस्ट आज की डेट में बुकलेट्स भी बनती हैं, 70 से 100, 200, 300 पेज की बुकलेट्स होती हैं सर। टॉपिक वाइज फैक्ट्स होते हैं, ये रट लो। इन कैटेगरीज में नंबर जो आते हैं वो आते हैं 60 to 70 मार्क्स। इससे ऊपर यूपीएससी मार्क्स नहीं देगा आपको सर। और ये दोनों एसएस के मिला के बोल रहा हूँ। 30 नंबर, 32 नंबर 125 में से एक एसए में आते हैं जब आप जीएस लिस्टिंग करते हो। इन एस्पिरेंट्स का केस नंबर 1 में जो होते हैं ना, इनका सारा फोकस सिर्फ ये होता है कि वो जो फैक्ट्स हमें मिले हैं कोचिंग से उनको मेमोराइज कर लें। और वो मेमोराइजेशन के चक्कर में क्या होता है कि दे बिकम व्हाट इज कॉल्ड एज फैक्ट मास्टर्स। दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्रेस। तो वो जीएस ढूंढते हैं हर जगह केस करने के लिए। केस नंबर 2 में क्या होता है जी, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो एस्से को रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं। टॉपिक रॉन्गली इंटरप्रेट किया, रॉन्गली आर्ग्यू भी किया, पूरा आर्ग्यूमेंट भी गलत था, एस्से भी गलत था। मार्क्स आ गए फिर से वही 60 70 टोटल। क्योंकि इंटरप्रिटेशन इज नेवर टॉट, इट इज नेवर डन एज अ प्रैक्टिस इन द क्लास। तीसरा सर, ये होते हैं सिलेक्शन ग्रेड कैंडिडेट्स। सिलेक्शन ग्रेड कैंडिडेट क्या करता है, वो पहले राइटली इंटरप्रेट करता है, इफेक्टिवली एक्सप्रेस करता है, ओरिजिनलिटी लाता है। मार्क्स आते हैं 120 to 130। आप डिफरेंस देख लो बेटा, 2x डिफरेंस है। और ये तीन चीजें ना लीस्ट एफर्ट मांगती हैं, मैक्सिमम स्कोर देती हैं। लीस्ट एफर्ट मैक्सिमम स्कोर, ये चीज पे फिर ध्यान रखना बस। आपको इस थर्ड कैटेगरी में आना है सर, सिलेक्शन ग्रेड कैटेगरी में आना है। अब यहाँ पर हमारे पूरे कोर्स की कोर लर्निंग पे क्या फोकस होगा सर, इंटरप्रिटेशन, स्ट्रेटजीज टू इंटरप्रेट, राइट फ्रेमिंग, कंटेंट बिल्डिंग, प्रैक्टिस। ये रहेगा जी फोकस पूरा। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई जी सबको। समझ आ गया जी सबको। हमने दो वैल्यू बेस्ड एसेस को भी देखा बीच में पी वाई क्यू के। ईमानदारी से बताना कि वो देख के कोई डर लगा आपको, जो जनरली लोगों को देख के लगता है। वो डरावने नहीं होते यार, तरीका है उसको, तरीका बस पकड़ लोगी तोड़ना कैसे है। पंडित जी जैसे बताते हैं ना जनरली कि बेटा आपके भविष्य में ये काला काल है। फिर वो आप पूछते हो कि पंडित जी इस काला काल का तोड़ बताओ, तो पंडित जी फिर तोड़ भी बताते हैं। तो आपको तोड़ ढूंढना है बेटा, और वो टफ नहीं है। आप समझ रहे हो इस चीज को, दैट इज नॉट टफ एट ऑल। देखो 140 155 तो यार एक अनरियलिस्टिक स्कोर हो जाता है।
क्योंकि 130 तक एक रियलिस्टिकली पॉसिबल स्कोर है। वो रियलिस्टिकली पॉसिबल 130 तक इसलिए होता है बिकॉज जो ये बेसिक चीज़ें अगर आप रेक्टिफाई कर लो तो 130 तक आ जाते हैं। बट 140 लाने तक और 150 तो टच करना रिलेटिवली बहुत ही टफ है, बट 140 लाने तक के लिए भी फिर जो वो आपको एक्सेप्शनल एज अपने कंटेंट फ्रेमिंग में लानी पड़ती है, फिर आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए ये है कि फिर आप ये टाइप की ऐसी एक्स्ट्रा किताबें रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, फिर इन किताबों को उस तरीके से अप्लाई करो। अब जैसे आज मैंने बताया कि जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसका एक इंटरनेशनल एग्जांपल आपको मैंने फॉर दैट मैटर दे दिया, ये आज ट्रम्प वर्सेस फॉर दैट मैटर अपना जो ये था, क्या बोलते हैं, नेतन्याहू वाला। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि सी आई गेव यू अ हिंट कि दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। बट नाउ द लार्जर क्वेश्चन इज कि क्या आप इस प्रकार के एग्जाम्पल अगले 6 महीने न्यूज़पेपर से ढूंढ पाओगे अपने आप? अब आपको हिंट तो पता चल गया कि करना कैसे है, पर अगर ये फॉर्मूला आपने क्रैक करके अब ये एग्जाम्पल्स लिखने शुरू कर दिए जो न्यूज़पेपर में आएंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको 140 या 150 लाने के लिए भी कोई रोक सकता है। बट दैट इज वेयर वी कॉल कि यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो वो पॉइंट पे जाने से अच्छा है मेरे ख्याल की एक सेफ कैटेगरी ऑफ 130 पे आओ, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से 2x डिफरेंस लेके चलो। क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ये लेवल की चीजें इंटरप्रिटेशन और थॉट प्रोसेस वाला काम नहीं करने वाला। तो लीव योर कॉम्पिटिटर असाइड एंड क्रिएट अ डबल एज ओवर हिम। यू आर एनी वे थ्रू इन दी फाइनल मेरिट आफ्टर दैट। बाकी हाँ, नाउ द डिफरेंस इज बिटवीन इन द फाइनल मेरिट वर्सेज इन द सिंगल डिजिट रैंक, वो फिर आपके ऊपर है सर। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी। अब ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं इसको आगे।